हेलो, आई एम चंद्रेश पटेल फ्रॉम ब्राइट होप्स एजुकेशन। आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन उसमें नीट और जेडब्ल्यू के एमसीक्यू का डिस्कशन करते हैं। टॉपिक हमारा आज का है क्वालिटेटिव्स प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो हमने आगे कुछ एमसीक्यूज डिस्कस कर चुके और हम नेक्स्ट एमसीक्यूज डिस्कस करते। जनरली आपको ये टॉपिक आता ही है रिवीजन जैसे, तो आप लेक्चर में जो जो एमसीक्यूज डेस्क पे दिखाई दे रहे वो पहले तो खुद ट्राई करो, इसके बाद आंसर आप चेक कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन आपके सामने और ऑप्शन भी मैंने दे रखे हुए, तो आप उसका सॉल्यूशन खुद कर सकते हो। क्वेश्चन पढ़ते हुए कैसे उसको करना है, जिसको डिफिकल्टी हो सही तरीके से देख सकता है। In comparison to a 0.01 molar solution of glucose, the depression in freezing point of a 0.01 molar MgCl2 solution। तो दोनों का, ग्लूकोज का और MgCl2 सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन है उसकी कंपैरिजन करनी है। कितने सारे ऐसे एमसीक्यूज हमने कर लिए कि भाई कंपैरिजन आए तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेशियो लेना पड़ेगा। तो सामने किसका रेशियो लेंगे, केएफ सिमिलर रहेगा। देख सकते हो क्वेश्चन में दोनों की मोलालिटी भी सिमिलर है, तो वेंट ऑफ फैक्टर आई लेना पड़ेगा। ग्लूकोज का वेंट ऑफ फैक्टर आप जानते हो 1 है, MgCl2 का आयोनाइजेशन करो तो 3 है। तो MgCl2 का जो डिप्रेशन होने वाला है वो ग्लूकोज से 3 टाइम्स ज्यादा डिप्रेशन होगा। आप समझ सकते हो रेशियो के हिसाब से। तो आंसर से मिलेगा। स्टेटमेंट आपके सामने सही तरीके से आ रहा है, उसको आप देख के भी याद रख सकते हो कि भाई ऐसे पॉइंट को हमें कैसे डिसाइड करना है। 27 नंबर का क्वेश्चन इजी है, तो आपने उसको खुद सॉल्व करना है। क्या देखना पड़ेगा, वेंट ऑफ फैक्टर आई रिस्पेक्टिवली, मतलब ऑर्डर में ही लिखना पड़ेगा। चलो यहाँ पे आपको KCl दे रखा हुआ है, कितने आयन बनेंगे, NaCl और K2SO4, तीनों के नंबर ऑफ आयन्स देख लो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो जितने आयन बनेंगे उतना ही उसका वेंट ऑफ फैक्टर आई रहेगा। KCl में कितने आयन बनते हैं, तो अब हमें आता ही है इतना, तो भाई 2 आयन बनेंगे। MgCl2 में 2 आयन प्रोड्यूस होंगे और इसमें 3 आयन प्रोड्यूस होंगे, तो 2 2 एंड 3 ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके पहले आंसर फिर से देख लो, सभी का आयोनाइजेशन करके दिया हुआ। हेलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो। Which of the following has the lowest freezing point? इसमें से आपको लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिसाइड करना है। तो जब फ्रीजिंग पॉइंट की बात आएगी तो हमारे दिमाग में डेल्टा TF आएगा। क्या आएगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF M इंटू आई। अब ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो हम यहाँ पे देखना ट्राई करेंगे भाई पार्टिकल्स उसमें 1, उसमें 1, उसमें 1 और इसमें 1। क्यों, क्योंकि सभी सब्सटेंस नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो पार्टिकल्स और कंसंट्रेशन भी सभी का सिमिलर है, तो पार्टिकल्स से तो हमें मालूम नहीं पड़े। यहाँ पे डिफरेंट देखो तो ये नॉन वॉलेटाइल है, नॉन वॉलेटाइल है, ये वॉलेटाइल और ये नॉन वॉलेटाइल है। तो जनरली हमें आंसर ऐसे ही बिना कैलकुलेशन किए समझना है, तो जो सभी में एक जैसा नहीं है वो हमारा आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका आंसर सी हो जाएगा, बात खत्म हो जाती है। डिटेल में आपको समझना है क्योंकि साथ साथ में आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए। तो ये जो इथेनॉल है वो वॉलेटाइल सब्सटेंस है, तो उसको वेपर प्रेशर से रिलेशन होगा और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर P वाटर प्लस PX ऐसा लिखेंगे कोई भी सॉल्यूट। अगर सॉल्यूट वॉलेटाइल होगा, सॉल्वेंट भी वॉलेटाइल होगा, तो उसका वेपर प्रेशर कंपैरेटिवली ज्यादा जाएगा, और जितना वेपर प्रेशर ज्यादा जाएगा तो इसका वेपर प्रेशर राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता, क्योंकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन है और वेपर प्रेशर जितना ज्यादा जाएगा उतना इसका फ्रीजिंग पॉइंट डाउन जाएगा। याद रखना, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए वे जो सॉल्यूशन बना रहे हो उसका वेपर प्रेशर की कंपैरिजन करो, और वेपर प्रेशर जितना
कम होता है, सॉरी वेपर प्रेशर जितना ज्यादा होता है उतना उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। तो आपका आंसर इसके हिसाब से भी सी आएगा। थोड़ी और बात कर लेते हैं। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम इंटू आई। अगर आपके पास नंबर नहीं है पर वेपर प्रेशर दे रखा हो तो उसका कंपैरिजन कैसे करेंगे? तो आप लोग जानते हो कि भाई 1 बार एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है, उतना प्रेशर लाने के लिए जो टेम्परेचर देना पड़ेगा वो टेम्परेचर आपके सब्सटेंस का क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। पार्टिकल रिलेटेड तो आप जानते ही हो। और यहाँ पे आपको कंपैरिजन वेपर प्रेशर की दे रखी हो तो क्या करना पड़ेगा? तो सपोज मेरे पास वाटर है और उसमें सब्सटेंस डाल दिया तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, और वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। तो एक और चीज, वेपर प्रेशर जितना कम होता है, जितना वेपर प्रेशर कम होता है उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। यहाँ पे हमने क्या बोला? वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का ज्यादा हो रहा है, वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का ज्यादा हो रहा है तो ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि 1 बार एटमॉस्फेयर इजीली हम गेन कर पाएंगे। तो इसकी वजह से याद रखा करो कि भाई सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है तो बॉइल फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। सेम वे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होना चाहिए, उससे बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। तो ये बात आपको याद रख लेनी होगी। क्वेश्चन नंबर 29, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है पर उसकी कुछ हिट मैंने आगे के क्वेश्चन में आपको दे रखी हुई है, तो उसका यूज करके आप उसको सही तरीके से सोल्व कर सकते हो। एन एक्वियस सॉल्यूशन इज 1 मोलर KI, which change will cause the vapor pressure of the solution to increase. In short, solution का वेपर प्रेशर इंक्रीज करना है। KI का सॉल्यूशन दिया हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ NaCl, addition of Na2SO4 and addition of 1 mole KI। क्या करोगे तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का बढ़ेगा। तो अभी हमने देखा, क्या देखा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस जो भी हो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। आपका सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे देख लो NaCl नॉन वोलेटाइल है, Na2SO4 KI तीनों नॉन वोलेटाइल। तो अब वेपर प्रेशर किसकी वजह से बढ़ेगा? सिर्फ और सिर्फ वाटर की वजह से। और P वाटर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं P0 इंटू X वाटर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर जितना ये सॉल्यूशन में बढ़ेगा उतना सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ेगा। और मोल फ्रैक्शन वाटर का बढ़ाना है तो आपको वाटर को इस सॉल्यूशन में ऐड करना पड़ेगा, तब जाके ये सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा। तो आंसर मिल गया ए। दूसरा तरीका भी सोचने का है, उसकी भी बात कर लेते हैं आंसर देख के। चलो दूसरा तरीका कैसे? तो हम जानते P0 माइनस P अपॉन P0 इज इक्वल टू XN, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। जितना मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हम बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर इतना डिक्रीज होगा। तो इससे रिवर्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हम बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो वाटर ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर इंक्रीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन आप समझ चुके हो, आंसर भी आप ला सकते हो। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे आपको द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट AXBY इज रिलेटेड टू वेंट ऑफ फैक्टर I बाय द एक्सप्रेशन AIEEE 2011 का क्वेश्चन आपके सामने। वैसे क्वेश्चन पूछे जाते तो याद तो रख लेना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की फॉर्मूला और डिग्री ऑफ एसोसिएशन दोनों की फॉर्मूला तो आपको याद होनी चाहिए। पहले तो वो याद कर लो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वाइंट ऑफ फैक्टर आई दोनों के बीच का रिलेशन, तो अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन N-1। कितनी बार हमने इसको यूज कर लिया आप जानते हो। अब बात है एन क्या लिखना है, एन तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो आयोनाइजेशन होता है। यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट है पर हमें टोटल आयन कितने प्रोड्यूस है वो लिखना है और वो एन है। तो कंपाउंड है AXBY और आयोनिक कंपाउंड है ऐसा आपको दे रखा हुआ है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसका आयोनाइजेशन कैसे किया जाए तो ना समझ में तो पहले तो ए और बी लिख दो, ए के नीचे जो दिया हुआ है वो आगे लिख दो और ये आपको प्लस चार्ज यहाँ पे लिख दो, ये जो है वहां यहाँ पे लिख दो और माइनस चार्ज ऐसे लिख दो। तो एन कितना आएगा x प्लस वाई। तो आपका आंसर आपको मिल गया है कैसे, अल्फा इज इक्वल टू I-1 एन की जगह लिख दो, क्या लिखना पड़ेगा x प्लस वाई माइनस 1। तो ये रहा आपका आंसर। ऑप्शन में आप इसको चेक करके आंसर ढूंढ सकते हो। मुझे मिल गया अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन x प्लस वाई माइनस 1। आंसर ये रहेगा। चलो आई ढूंढने का दूसरा तरीका भी है। 31 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन लॉजिकली है, कोई कैलकुलेशन करना नहीं। देख सकते हो, फॉर सॉल्यूशन ऑफ K2SO4 विथ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन 0.1 मोलर, 0.01, 0.001 एंड 0.0001 मोलर आर अवेलेबल। चार आपको K2SO4 के सॉल्यूशन अलग अलग कंसंट्रेशन वाले दे रखे। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर आई। तो वेंट ऑफ फैक्टर आई के बारे में हमें क्या सोचना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो तो जनरली हम 100% आयोनाइजेशन लेके उसके जितने पार्टिकल है उतने पार्टिकल लिख देते, ध्यान रख। और 100% आयोनाइजेशन किसी का भी पॉसिबल नहीं। तो इस केस में हमें क्या देखना पड़ेगा कि भाई आपको जो जो सॉल्यूशन दिया है उसका डाइल्यूशन देखो। जितना डाइल्यूशन बढ़ता है उतना आयोनाइजेशन बढ़ता है, आई की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो जहां पे जरूरत हो और पर्टिकुलर डिटेल्स ना दे रखी हो तब तो टोटल नंबर ऑफ आयंस आपको कैलकुलेशन में ले ही लेनी। पर यहाँ पे आपको नहीं दिया हुआ कि भाई ये 3 लेने, तो इस केस में आपको डाइल्यूशन देखना है। जिसका डाइल्यूशन सबसे ज्यादा हो, मतलब कंसंट्रेशन सबसे कम हो, उसका आई सबसे ज्यादा रहेगा। याद रखना, कंसंट्रेशन कम हो मतलब सॉल्यूशन ज्यादा डाइल्यूट है, उसका आई ज्यादा रहेगा। तो ए 0.0001 मोलर सॉल्यूशन में वेंट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू सबसे ज्यादा रहेगी। देख सकते हो स्टेटमेंट ऐसे भी लिखा जाएगा। 32 नंबर का क्वेश्चन, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन और बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अथवा तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड का पूरा चैप्टर 12th के सिलेबस में है और उसी वहीं पे भी ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो सकते। पर क्वेश्चन आप देखो, 0.001 मोलर सॉल्यूशन ऑफ PTNH3 4Cl2 in water had freezing point depression of
0.0054 degree Celsius. If Kf is given, the correct formula for the above molecule is, अब आपको एक फॉर्मूला दे रखी हुई है, बेसिकली उसके आइसोमर्स होते हैं। आपको जो डेटा दे रखा हुआ है उसके ऊपर से ये जो ऑप्शन है उसके साथ मैच करना है कि कौन सा आंसर सही। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूलाज ढूंढनी है तो आई ढूंढना पड़ेगा, मतलब नंबर ऑफ आयंस ढूंढने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप कोई भी एक केस ले लो, सपोज मैंने एक केस ले ली, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं भाई, ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर वाले जो भी पार्टिकल्स है वो पीटी के साथ, पीटी ए ट्रांजिशन मेटल है, ऐसे ब्रैकेट में कोई भी एक ट्रांजिशन मेटल आपको दे रखी हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच है तो उसका आयोनाइजेशन नहीं होता है। ब्रैकेट के बाहर वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच नहीं होता है, आयोनिक बॉन्ड से अटैच होता है तो इसका आयोनाइजेशन होता है। तो सभी केस में आपको नंबर ऑफ आयन ढूंढने पड़ेंगे। इसका आयोनाइजेशन करो तो ब्रैकेट वाला एक आपको पहले लिख देना है, क्या है, Pt NH3 4Cl2। पहले जो भी लिखा जाएगा वो पॉजिटिव आयन होगा और इसके बाद जो लिखा जाएगा वो नेगेटिव आयन होगा। तो आयनाइजेशन तो आप बहुत पक्का जानते हो, यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 2 और यहाँ पे -1। इसको बैलेंस करने के लिए 2 लिखना पड़ेगा। आयनाइजेशन आपको आता ही है। तो नंबर ऑफ आयन कितने हुए, 1 + 2 = 3। तो यहाँ पे भी आपको ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखी हुई है, टोटल डेटा दे रखा हुआ है, आपने पढ़ चुका है, तो उसपे से आई ढूंढना पड़ेगा। फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन दे रखा हुआ है, Kf दे रखा हुआ है, तो पहले तो मोलालिटी भी दे रखी हुई है, तो आई तो आपने अब तक ढूंढ लिया होगा। अगर आई कितना आता है उसके हिसाब से ये आंसर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। देख लो भाई आई कैसे काउंट करते हो, वो तो आप जानते ही हो। तो I3 है, इसका मतलब यहाँ पे 2 पार्टिकल्स प्रोड्यूस होंगे, करो खुद। यहाँ पे 3 होंगे, यहाँ पे 4 होंगे, यहाँ पे 0 होगा। तो 3 पार्टिकल्स बी में प्रोड्यूस होते, तो आपका आंसर बी रहेगा। 33 नंबर का क्वेश्चन ऐसे ही पढ़ा जाए, ये आपको खुद करना है। तो पहले तो क्वेश्चन पढ़ के, क्योंकि बार बार ऐसे क्वेश्चन हमने रिपीट कर लिए हुए हैं, तो आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुद ला दो। कैसे लाएंगे, क्या पूछा हुआ है, वो सब पॉइंट आएंगे। फॉर्मूलाज कौन सी लगानी, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर अ सॉल्वेंट इज 4 Kelvin kilogram mole inverse. The depression in the freezing point of the solvent for 0.03 mole per kg solution of K2SO4 is, तो डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट पूछा हुआ है, तो डेल्टा TF = KF/I/M। चलो डिसोसिएशन 100% हो रहा है तो आई आपको 3 ले लेने हैं, तो आंसर डेल्टा TF का 0.36 केल्विन आ जाएगा। 34 नंबर का क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, पर सॉल्व तो आपको ही करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हमने कर दिए हैं। क्वेश्चन देखा जाए कैसे सॉल्व करेंगे, आपको आंसर खुद ला देना होगा। चलो, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ CsNO3 twice in a dilute aqueous solution containing 40 gram of the salt per 200 gram of the water, 100 डिग्री सेल्सियस इज 70%। तो अल्फा आपको दे दिया हुआ है 70%, का मतलब क्या हुआ, 0.7।
इफ द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज गिवन, P0 दे रखा हुआ है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, P काउंट करना है। चलो वेपर प्रेशर वाला तो पूरा एक लेक्चर हो गया था, तो आपको वेपर प्रेशर की बात करें तो मोल फ्रैक्शन ढूंढना पड़ेगा। दोनों का वेट दे रखा हुआ है, तो दोनों के मोल ढूंढ के मोल फ्रैक्शन निकालो। मोल फ्रैक्शन निकाल के P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू एक्स एन इंटू आई, इसमें वैल्यूज लगा दो और P को सब्जेक्ट बनाओ। आंसर ए आएगा आपका। चलो आंसर ए कैसे, फिर से देख लेते हैं। मोल निकाला, वाटर का मोल निकाला, मोल फ्रैक्शन निकाल दिए, फॉर्मूलाज लिख। चलो यहाँ पे आपको डिसोसिएशन दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आयन 3 नहीं लेने, आपको अल्फा निकालना पड़ेगा कैलकुलेशन करके, फिर सिंप्लीफाई करोगे आंसर आपका आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन पढ़ सकते हो आप, सिंपल बात है। अभी ऐसा ही हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हुआ है। वी हैव 3 एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaCl लेबल A, B एंड C, और तीनों का कंसंट्रेशन दे रखा हुआ है। तो द वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर फॉर दिस सॉल्यूशन विल बी इन द ऑर्डर, क्या बोला था, जितना डाइल्यूशन ज्यादा है, मतलब कंसंट्रेशन कम है, उसका वेंट ऑफ फैक्टर आई सबसे ज्यादा रहेगा। तो ए तो ए का सबसे कम ए बी है और ए सी है, तो सी का सबसे ज्यादा, इसके कम बी, और तो आंसर आपका ए आने वाला है। समझ चुके हो। चलो क्वेश्चन का आंसर ए रहेगा। हेलो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, आप समझ सकते हो इसको। ऐसे पॉइंट हमने आगे भी बहुत किए हुए हैं। What will be the correct order of vapor pressure of the water, acetone and ether at 30 degrees Celsius? Given the among these compounds, water has maximum boiling point एंड इथर हैज मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। तो हमें इसको सॉल्व कैसे करना होगा, यहाँ पे आपको ऑर्डर दे रखा हुआ है, ढूंढना क्या है आपको, ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर। तो वाटर और ईथर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, मैक्सिमम है, और उसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम है। तो कैसे ढूंढा जाए, याद रखो कि डेल्टा टी एलिवेशन, सॉरी याद रखो भाई, डेल्टा टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसको वेपर प्रेशर से लेना देना होता है, क्योंकि हमें 1 बार वेपर प्रेशर पे जो टेम्परेचर होता है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो जितना वेपर प्रेशर 1 बार से कम हो, जितना वेपर प्रेशर 1 बार से कम हो, उसको हमें ज्यादा इवोपरेट करना पड़ता है, तो बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा रहता है। तो यहाँ पे उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट है। तो इसका मीनिंग भाई इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, लेस होगा। किसका, वाटर का वेपर प्रेशर लेस होगा। ऐसे रिवर्स सोचो कि भाई बॉइलिंग पॉइंट इथर का मिनिमम है, मिनिमम है, तो इसको 1 बार ले जाने में ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा रहेगा। इन शॉर्ट, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का जितना कम है, उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा। वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का जितना, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का जितना ज्यादा है,
उसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा, वो बात आपको याद रखनी होगी। तो फिर से याद कर लो, क्या बोला था कि भाई मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट है, इसका मतलब इसका वेपर प्रेशर कम है, जिसको 1 बार लेने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो वाटर का वेपर प्रेशर कम है, इथर का वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो आंसर बी रहेगा आपका। आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा। चलो देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। अब क्वेश्चन आपके इजी हो जाए, क्वेश्चन पढ़ सकते हो, आंसर में डायरेक्टली ला दूंगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बॉइलिंग पॉइंट की कंपैरिजन पूछी हुई है, तो पार्टिकल्स ज्यादा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे आंसर आपका डी आने वाला है। 38 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ा जाए, कैसे उसको सोल्व करेंगे। तो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन decrease by 0.45 degrees Celsius when 0.2 gram of acetic acid is added to 20 gram of benzene. If acetic acid associates to form a dimer in benzene, percentage association of acetic acid in benzene will be, के की वैल्यू दे रखी हुई, तो एसोसिएशन अल्फा आपको ढूंढना होगा। ऐसे क्वेश्चन कर लिए हुए, तो अल्फा ढूंढने के लिए आपको आई की जरूरत पड़ेगी। फ्रीजिंग पॉइंट का पूरा डेटा दे रखा हुआ है, तो पहले तो आपको आई ढूंढना होगा। तो आई मिल चुका है, अब अल्फा की फॉर्मूला लिखनी होगी। इसमें आपको वैल्यूज रखनी होगी। डाइमराइजेशन है, तो n इज इक्वल टू 2 लेना होगा। आंसर आप देख सकते हो, अल्फा जो आता है उसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो परसेंटेज मिल जाएंगे, आंसर सी रहेगा। 39 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ा जाए, वो अभी हमने डिस्कस कर लिया, वैसा ही क्वेश्चन है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रिलेटेड क्वेश्चन है। पॉइंट सॉरी 1 मोलर aqueous solution of the following compounds, which one will show the highest freezing point? तो फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट किसका होगा? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम इंटू आई। नंबर ऑफ पार्टिकल जिसका कम होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा। नंबर ऑफ पार्टिकल किस में कम है? तो पे एक और चीज ध्यान रखें कि हमने ऐसा बोला था कि भैया ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर और बाहर एक आयन होंगे, पर वाटर का आयन काउंट करना नहीं है, नंबर ऑफ पार्टिकल भी काउंट नहीं करना है, क्योंकि हम जनरली एक्वियस सॉल्यूशन ले लेते। तो नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे कम जिसमें दिखाई देता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? हाईएस्ट होगा। तो आंसर बी मिल जाएगा आपको। चलो आंसर बी, डिटेल्स पढ़ सकते हो, सभी का आयोनाइजेशन करके दे रखा हुआ है डिटेल में। 40 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन ऐसा ही है, क्या पूछा हुआ है? K2HgI4 is 40% ionized in aqueous solution. The value of its Van 't Hoff factor I. तो आपको अल्फा मिल जाएगा 0.4, और इसके बाद आपको अल्फा की Van 't Hoff फैक्टर के साथ रिलेटेड फॉर्मूला लिखनी पड़ेगी, और उसमें से डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। I इज इक्वल टू 1.8। एक फॉर्मूला मैंने ऐसे भी कर ली थी, फिर से याद करवा लेता हूं। I इज इक्वल टू 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा। ये फॉर्मूला से डायरेक्ट आपको I मिल जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन देख सकते हो आप, क्वेश्चन पढ़ा जाए, क्या दिया हुआ है? द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स XY in water is 4 times that of the solution of 0.01 molar BaCl2 in water. Assuming complete dissociation of the given ionic compound in water, the concentration of XY is. तो दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बात है।
XY का ऑस्मोटिक प्रेशर BaCl2 के ऑस्मोटिक प्रेशर से 4 टाइम ज्यादा है, तो इक्वल करने के लिए मुझे इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो XY का ऑस्मोटिक प्रेशर की फॉर्मूला लिखी जाए तो CRT इंटू आई इज फॉर XY, और ये आपका होगा CRT इंटू आई फॉर BaCl2। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, RT तो दोनों में कॉमन रहेगा। कॉन्सेंट्रेशन हमें किसका ढूंढना है, XY का। इसका आयोनाइजेशन करो, 2 आयन प्रोड्यूस होने वाला है। ये 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 4 टाइम ज्यादा है, तो 4 इंटू कंसंट्रेशन दिया हुआ है BaCl2 का 0.01, और इसका ही आपका होने वाला है 3। तो ये 2 और 4 का डिवीजन कर लो, तो यहाँ पे 2 आएगा, तो आंसर 0.06, मतलब 6 इंटू 10⁻⁻² आपको आंसर मिलेगा। देख सकते हो इसको डिटेल में फिर से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन आप देख सकते हो, द मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट sodium hydroxide obtained from the measurement of the osmotic pressure of its aqueous solution at 27 degrees Celsius is। अब इसका मोलिकुलर मास कैसे मिला, ऑब्जर्व करके मिला, मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। Therefore, its ionization परसेंटेज इन द सॉल्यूशन। आयोनाइजेशन परसेंटेज मतलब मुझे अल्फा ढूंढना होगा। तो हम जानते हैं कि अल्फा ढूंढना है तो हमें आई की जरूरत पड़ेगी। आई कैसे ढूंढा जाए, तो अलग अलग तरीके हैं। यहाँ पे आपको मोलिकुलर मास की वैल्यूज एक्सपेरिमेंट से जो मिली हुई है वो दे रखी हुई है, पर नॉर्मली हम जानते हैं कि भाई पाई ऑब्जर्व वैल्यू अपॉन पाई कैलकुलेटेड वैल्यू, पर इसके साथ मॉलिक्यूलर मास इनवर्सली रिलेटेड होता है। तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेटेड वैल्यू अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व वैल्यू, ऐसी फॉर्मूला आएगी। NaOH का मॉलिक्यूलर मास हम जानते हैं 40 और ऑब्जर्व किया हुआ है 25, तो आंसर मुझे मिल जाएगा 1.6। आई की वैल्यू आ गई है मेरे पास, तो अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन N-1। अल्फा में ढूंढ सकता हूँ, आप भी ढूंढ सकते हो। कैसे, तो आई की वैल्यू तो 1.6 है, -1 अपॉन 2-1, तो आंसर इज 0.6। परसेंटेज चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 100, 60% आएगा आंसर। देख सकते हो। हेलो, क्वेश्चन नंबर 44। इफ अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ Na2SO4, the Van't Hoff factor I use for calculating the molecular mass। इन शॉर्ट मुझे I निकालना है। I इज इक्वल टू क्या करेंगे, तो 1 प्लस N-1 इंटू अल्फा। सिंपल फॉर्मूला है, अल्फा तो आपको दे रखा हुआ है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने पड़ेंगे। तो 3-1 आएगा, तो 1 प्लस डिटेल में लिखा जाए तो 1 प्लस 2 अल्फा। आंसर आपका सी हो जाए। 45 नंबर का क्वेश्चन देखे उसके पहले फिर से आप देख सकते हो, of acetic acid dissolved in benzene shows a molecular weight। एक बात याद रखना भाई, जब एसिडिक एसिड आता तो कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया जाए, आयोनाइजेशन होगा, अल्फा ढूंढना पड़ेगा। बेंजीन में कार्बोक्सिलिक एसिड को डिसॉल्व किया जाए तो डाइमराइजेशन होगा, दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, ये याद रखना। जब अटैच होंगे तो उसका रियल मॉलिक्यूलर मास जो होना चाहिए उससे डबल मिलेगा अगर 100% एसोसिएशन होता है। तो यहाँ पे आपको जो दे रखा हुआ है
बेंजीन में डिसॉल्व किया हुआ एसिटिक एसिड का कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास 60 है, पर एसोसिएशन होने की वजह से बेंजीन में एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास 120 मिलेगा। आंसर भी रहेगा आपका 46 नंबर का क्वेश्चन। सेम विद मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजोइक एसिड इन बेंजीन एज डिटरमाइंड बाय डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मेथड कोरस्पोंडिंग टू। बेंजीन में कार्बोक्सिलिक एसिड को डिसॉल्व करो, डाइमराइजेशन होता है। आंसर आपका बी आ जाएगा। 47 नंबर का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको खुद करना है। वेंट ऑफ फैक्टर ऑफ सेंटीमोलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन 3.333, कैलकुलेट द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ K3FeCN6। कितने परसेंट डिसोसिएशन होता है? तो पहले तो इसका आयनाइजेशन मैंने समझा है, कितने पार्टिकल्स प्रोड्यूस होंगे वो ढूंढ लो, तो आपको n मिल जाएगा और n 4 होगा। कितना होगा? 4 होगा। फिर आपको क्या करना है? अल्फा निकालना है, तो अल्फा मुझे मिल रहा है, आई भी मेरे पास है, तो वैल्यूज आपकी आएगी 78%। 48 नंबर का क्वेश्चन, फिर से वही बात। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिटिक एसिड डिसॉल्व इन वाटर इज 60 and when dissolved in benzene it is 120. This difference in behavior of acetic acid is because water prevent association of acetic acid. Acetic acid does not fully dissociation in water. Acetic acid fully dissolve in benzene. Acetic acid does not ionize in benzene. तो देखो, डाइमराइजेशन बेंजीन में होता है और एसिटिक एसिड का डाइमराइजेशन वाटर में नहीं होता। इसका रीजन ये है कि भाई वाटर एसिटिक एसिड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच हो जाता है, तो डाइमराइजेशन होने नहीं देता। तो प्रिवेंट वाटर प्रिवेंट एसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड, ये आपका आंसर है। डिटेल में लिखा हुआ है, आप समझ सकते हो। 49 नंबर का क्वेश्चन आपको खुद करना है और आंसर ला दो। फिर मैं स्टेप वाइज आपको समझा भी रहा हूं। चलो, क्या करना पड़ेगा आपको? परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ द एसिटिक एसिड पूछा हुआ है, तो पहले तो आई निकालना पड़ेगा। अल्फा, अल्फा के ऊपर से आई की वैल्यू 0.6। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आई के ऊपर से डेल्टा टी एफ भी आपको दिया हुआ है, तो वेट आप निकाल सकते हो। डब्ल्यू कितना सब्सटेंस डिसॉल्व किया हुआ है, वेट आएगा 2.44 ग्राम। आंसर आपका ये रहेगा। 50 नंबर का क्वेश्चन, if molality of the dilute solution is double, the value of molar depression constant will be। ऑप्शन आपके सामने है, तो क्या किया जाए? देखो, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, उसकी डेफिनेशन ये है कि भाई एक मोल सॉल्यूशन एक मोल सब्सटेंस को 1 लीटर अर्थात तो 1 किलोग्राम वाटर में डिसॉल्व किया जाए, तब जो डिप्रेशन होता है उसको मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। इन शॉर्ट, 1 मोलर सॉल्यूशन का डिप्रेशन, उसको मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये वैल्यू कांस्टेंट है, इसको कंसंट्रेशन के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो आंसर आपका सी आएगा, अनचेंज रहेगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन के सभी टाइप के एमसीक्यूज पूरे हो रहे हैं, तो आपको इतनी प्रैक्टिस करोगे इतने लेक्चर की, तो ए चैप्टर में कोई डिफिकल्टी होने वाली नहीं है। थैंक यू वेरी मच।